Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976 allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ वेडनेसडे को। यह वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है और इसकी IMDb पर रेटिंग 8.1 है। इसी तरह एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज़ है और आज हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इस सीरीज़ की मेन लीड यानी वेडनेसडे नाम की लड़की को दिखाते हुए, जहाँ वेडनेसडे नैन्सी रीजन हाई स्कूल के अंदर जा रही होती है। यहाँ सब लोग वेडनेसडे को बहुत अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। वेडनेसडे सीधे अपने भाई के पास जाती है और उसे छुड़वाती है क्योंकि कुछ बदमाश लड़कों ने उसके भाई को बांध रखा था। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वेडनेसडे के अंदर कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि वो किसी को भी छूकर उसका पास्ट और प्रेजेंट देख सकती है। इसलिए जब वो अपने भाई को खोल रही होती है तब उसे ये पता चल जाता है कि उसके भाई के साथ ये हरकत किसने की है। इसके बाद वेडनेसडे सीधे उन लड़कों के पास चली जाती है जो उस समय स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। फिर वेडनेसडे उस पूल में ऐसी मछलियों को डाल देती है जो इंसानों को खा जाती है। आप सबने पिरान्हा मछली का नाम तो सुना ही होगा, बस वही मछली। इसके बाद वो मछलियाँ उन लड़कों को काटने लगती हैं। वेडनेसडे ने जो किया उसके लिए उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका होता है क्योंकि वेडनेसडे हमेशा ऐसा ही कुछ कर दिया करती थी जिसके कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता था। इसके बाद वेडनेसडे के पेरेंट्स उसे नेवरमोर एकेडमी में लेकर जाने लगते हैं और वेडनेसडे की माँ भी उसी एकेडमी में पढ़ चुकी थी। इसके बाद वो नेवरमोर एकेडमी पहुँच जाते हैं और प्रिंसिपल से मिलते हैं। प्रिंसिपल का नाम लैरिसा वेंस होता है और वो वेडनेसडे का रिपोर्ट कार्ड देखने के बाद कहती है कि उसे एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी होती है। लेकिन वेडनेसडे प्रिंसिपल से बहुत अजीब बिहेव करती है और कहती है कि ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो उसे रोक सके। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में जाती है जहां उसकी रूममेट उसका वेलकम करती है जिसका नाम एनिद होता है। एनिद वेडनेसडे के आने से बहुत खुश होती है, लेकिन सच तो यह था कि एनिद और वेडनेसडे बहुत ही अलग स्वभाव के होते हैं। जैसे एनिद को कलर्स बहुत पसंद होते हैं लेकिन वेडनेसडे को कलर्स से मानो नफरत ही होती है। फिर उसके बाद एनिद वेडनेसडे को घुमाने रूम से बाहर लेकर आती है और उसको स्कूल की हिस्ट्री बताने लगती है। लेकिन वेडनेसडे एनिद को कहती है कि उसे स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानना क्योंकि वो तो यहाँ पढ़ने ही नहीं वाली है। कुछ ही दिनों में वो यहाँ से भाग जाएगी। फिर एक लड़का एनिद के पास आता है और कहता है कि उसने सुना है कि उसकी जो नई रूममेट आई है वो लोगों को मार देती है। इस पर वेडनेसडे कहती है कि वो लोगों को मारकर खा जाती है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी माँ से भी यही कहती है कि वो वहाँ से भाग जाएगी। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि यहाँ से भागना उसके लिए आसान नहीं होगा। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि अगले 1 हफ्ते तक हम बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही स्कूल का रूल है। और ये कहकर वेडनेसडे को निशानी के तौर पर अपना एक लॉकेट देकर चली जाती है। लेकिन जाते वक्त वो थिंग नाम के एक हाथ को वेडनेसडे पर नज़र रखने के लिए वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वहीं एकेडमी के पास वाले जंगल में पुलिस वालों को एक लाश मिलती है। तब पुलिस वालों को लगता है कि ये एकेडमी वालों का ही काम होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेडनेसडे ने कमरे को 2 हिस्सों में बांट दिया है, वह एकदम ब्लैक एंड कलरफुल हिस्सों में, क्योंकि वेडनेसडे को सिर्फ ब्लैक कलर अच्छा लगता था। फिर वेडनेसडे एनिद से कहती है कि उसे एक नॉवेल पर काम करना है तो वो उसे डिस्टर्ब ना करे, लेकिन एनिद तो म्यूज़िक चलाकर डांस ही करने लग जाती है। फिर इसी बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। तभी एक टीचर उनके रूम में आ जाती है, उसका नाम थ्रॉनहिल होता है। वो वेडनेसडे को वेलकम करने आई होती है और साथ ही स्कूल के कुछ रूल्स भी बताने लगती है। इसके बाद वेडनेसडे उस जगह पर जाती है जहाँ सभी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ जाकर वो बियांका नाम की लड़की को चैलेंज कर देती है। बियांका भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इन दोनों के बीच 3 राउंड का मैच होता है जिसमें पहला मैच वेडनेसडे और दूसरा मैच बियांका जीत जाती हैं। इसके बाद वेडनेसडे बिना मास्क के मैच खेलने को कहती है और जिसको भी पहले खून निकल आएगा वो हार जाएगा। बियांका भी इसके लिए ओके कर देती है, लेकिन कुछ ही देर में वेडनेसडे को खून आ जाता है और वेडनेसडे हार जाती है। इसके बाद वो जाने लगती है।
तभी बारिश और तूफान के कारण उसके ऊपर एक मूर्ति गिरने लगती है, लेकिन तभी जेवियर नाम का एक लड़का उसे बचा लेता है। वेडनेसडे जेवियर से कहती है कि उसने उसे क्यों बचाया। तब जेवियर वेडनेसडे से कहता है कि उसने तो बस उसका एहसान उतारा है, और ये कहकर बताने लगता है कि बचपन में वेडनेसडे ने उसे बचाया था और अब हिसाब बराबर हो गया है। इसके बाद रात को वेडनेसडे अपने नॉवेल पर काम कर रही होती है। तभी उसे पता चल जाता है कि थिंग उसकी जासूसी कर रहा है। जब वेडनेसडे थिंग से कहती है कि अब या तो वो उसका साथ दे या वो उसे बंद करके रख देगी, तब थिंग उसकी बात मान लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि प्रिंसिपल वेडनेसडे को थेरेपी के लिए डॉक्टर किनबोर्ड के पास लेकर जाती है, जहाँ किनबोर्ड वेडनेसडे से कहती है कि वो जो भी चाहे वो बात यहाँ पर कर सकती है और उसकी बात के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन वेडनेसडे किनबोर्ड की बातों में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं ले रही होती है और बहाना बनाकर वो बाथरूम के अंदर चली जाती है और थिंग की मदद से वहाँ से भी भाग जाती है। और वहाँ से जाते समय रोड में वो एक आदमी से टकराती है और ये देख लेती है कि वो आदमी मरने वाला है, लेकिन वो उसे कुछ बताए बिना ही वहाँ से चली जाती है। फिर वो एक कॉफ़ी शॉप पर जाती है। वहाँ टाइलर नाम का एक लड़का होता है जो अपने शॉप की ख़राब हो चुकी आइस मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वेडनेसडे उसके पास आकर कहती है कि वो मशीन को ठीक कर देगी, लेकिन इस काम के बदले टाइलर को उसकी मदद करनी होगी। इसके लिए टाइलर भी ओके बोल देता है। फिर वेडनेसडे उस मशीन को ठीक कर देती है। इसके बाद वो कहती है कि अब टाइलर को वहाँ से निकलने में मदद करे, जिस पर टाइलर कहता है कि यहाँ टैक्सी नहीं मिलती और ट्रेन भी काफ़ी दूर है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़ सकता हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। वेडनेसडे टाइलर को पैसे देने की भी कोशिश करती है, लेकिन टाइलर मना कर देता है। इसके बाद वेडनेसडे वहाँ बैठकर इंतज़ार करने लगती है। तभी किसी दूसरे स्कूल के कुछ लड़के वहाँ आकर वेडनेसडे को छेड़ने लगते हैं। तभी वेडनेसडे अकेले ही उन सबको मारकर गिरा देती है और ये देखकर टाइलर बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद वहाँ टाइलर का फादर आता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है, और वो वेडनेसडे को देखकर पहचान लेता है कि वो एडम फैमिली की है और ये भी कहता है कि उसका पिता एक कातिल है और उसे जेल में होना चाहिए। तभी वहाँ एकेडमी की प्रिंसिपल आ जाती है और वेडनेसडे को वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी रास्ते में वेडनेसडे प्रिंसिपल से पूछती है कि पुलिस वाले ने उसके पिता के बारे में ऐसा क्यों कहा, लेकिन प्रिंसिपल उसे कुछ भी जवाब नहीं देती है। फिर वो देखते हैं कि रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन वेडनेसडे बिना देखे ही बता देती है कि ड्राइवर मर चुका है और उसके गर्दन की हड्डी टूट चुकी है, क्योंकि ये वही आदमी था जिससे वो कुछ समय पहले टकराई थी। अब रात को वेडनेसडे एक विंडो के पास बैठकर गिटार बजाने लगती है और वो बहुत अच्छा गिटार बजा रही होती है और उसकी धुन जेवियर और प्रिंसिपल सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ इनिद आ जाती है। तब वेडनेसडे इनिद से पूछती है कि वो अपने वुल्फ वाले अवतार में क्यों नहीं रहती है। इस पर इनिद उसे बताती है कि उसकी माँ ने उससे कहा है कि वुल्फ बनने में अभी उसे थोड़ा वक्त है, ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो कभी ना बन पाए, और ये कहकर इनिद रोने लगती है। तब वेडनेसडे इनिद से पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो। तब इनिद कहती है कि क्या तुमने पहले किसी लड़की को रोते हुए नहीं देखा क्या, और क्या तुम कभी नहीं रोई। इस पर वेडनेसडे बताती है कि उसने एक बिच्छू पाला था, जिस पर सब उसका मजाक बनाया करते थे कि बिच्छू भी भला कोई पालता है। फिर कुछ लड़कों ने उस बिच्छू को मार डाला और मैं आखिरी बार उसी की कब्र पर रोई थी और उसके बाद फिर कभी नहीं रोई। इसके बाद वेडनेसडे इनिद से कहती है कि वो उसका कंप्यूटर देखना चाहती है। इसके बाद थिंग टाइलर के घर चला जाता है, जिसे देखकर टाइलर काफ़ी डर जाता है, लेकिन फिर थिंग अपने ऊपर लिखा हुआ एक नंबर उसे दिखाता है, जो वेडनेसडे का नंबर होता है। इसके बाद टाइलर वेडनेसडे को कॉल करता है। वेडनेसडे उसे अपनी मदद करने को कहती है और बताती है कि एकेडमी में एक फेस्टिवल होने वाला है, जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, तभी तुम मुझे स्टेशन तक छोड़ आना। तब टाइलर कहता है कि वो भी इस शहर से दूर जाना चाहता है। फिर फेस्टिवल वाला दिन भी आ जाता है, जहाँ टाइलर वेडनेसडे को उसके पिता गोम्स एडम की एक फाइल देता है, जो टाइलर अपने पिता के पास से चुरा कर लाया होता है। अब जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं, तब वहाँ वही लड़के आ जाते हैं जिनको वेडनेसडे ने शॉप में मारा होता है। तब टाइलर किसी तरीके से वेडनेसडे को लेकर वहाँ से भाग जाता है और जाते वक्त वेडनेसडे एक लड़के से टकराती है और उसे उसकी मौत कैसे होगी ये दिखाई देने लग जाती है और वो लड़का जंगल की तरफ भाग जाता है। ये बाद वेडनेसडे टाइलर के साथ ना जाकर उस लड़के को बचाने जंगल की तरफ चली जाती है और जब वेडनेसडे वहाँ पहुँचती है
तो वो लड़का वेडनेसडे को ही जादू से बांध देता है। वेडनेसडे उसको बताती भी है कि उसकी जान को खतरा है, लेकिन वो लड़का नाम जिसका रोवन होता है कहता है कि उसकी नहीं बल्कि वेडनेसडे की जान खतरे में है, और उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि वो तस्वीर उसकी माँ ने 25 साल पहले बनाई थी और बताया था कि इस लड़की से सबको खतरा है, इसलिए वो उसे ही मार डालेगा। लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो वेडनेसडे को बचाकर रोवन को मार देता है। वेडनेसडे कुछ समझ नहीं पाती। इसके बाद वो वापस आ जाती है और तभी उसके पेरेंट्स उससे कांटेक्ट करते हैं। तब वेडनेसडे अपनी माँ से कहती है कि आपने सही कहा था, यहाँ मुझे बहुत मज़ा आएगा, और ऐसा कहकर स्माइल करने लगती है। और इसी के साथ यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।